अच्छा इधर आ जाए, जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हाइपोकलीमिया। हाइपोकलीमिया सबसे पहले आपको नॉर्मल पोटाशियम का लेवल पता होना चाहिए कि कितना लेवल है। जो नॉर्मल पोटाशियम का लेवल होता है ना, वो 3 से लेके 5 तक आपका क्या होता है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आपका नॉर्मल पोटाशियम का लेवल होता है। ठीक है। अगर लेस देन 3.6 या लेस देन 3.5 मिली ओस्मोल पर हो ना, मिली ओस्मोल हो अगर, तो हम इसको क्या कंसिडर करते हैं कि इस पेशेंट के अंदर क्या है, इसके अंदर जो पोटाशियम का लेवल है वो कम है। इसको हम क्या इंडिकेट करते हैं, इस पेशेंट के अंदर अब क्या है, हाइपोकलीमिया। ठीक है, यही लिखते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको, इसको क्या कहते हैं, हाइपोकलीमिया कहते हैं। अब देखें ऐसी कौन कौन सी कॉजेज हैं जो हाइपोकलीमिया करवा सकती हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से 1 से 2 कॉजेज काफी इंपॉर्टेंट है। आपने बताना है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट इंसुलिन एक्सेस यूज में कर रहा है, टाइप 2 डायबिटीज मोलाइटिस का पेशेंट है, उसको बोला डॉक्टर ने 10 यूनिट्स लगाने हैं, वो लगा रहा है 50 यूनिट्स खुद ही से। ठीक है। अब वो पेशेंट ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन यूज कर रहा है, तो मुझे बताओ इंसुलिन क्या करती थी, शाबाश, किसी को पता है इंसुलिन पोटाशियम के साथ क्या करती थी, नॉर्मल फंक्शन इसका पता हो? जी, वेरी गुड तहसीन। इंसुलिन का फंक्शन ये होता था कि ये आपके ब्लड से ना पोटाशियम को उठा के ये सेल के अंदर ले जाता था। अब देखें फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट एक्सेस अमाउंट में क्या यूज कर रहा है, इंसुलिन यूज कर रहा है। ठीक है। जब वो एक्सेस अमाउंट में इंसुलिन यूज करेगा, तो मुझे ये बताएं कि इंसुलिन ये नहीं करेगी कि ब्लड से शिफ्ट होके आपके सेल के अंदर चले जाएगी। तो जब आपकी वो ब्लड से शिफ्ट होके सेल के अंदर चले जाएगी, पेशेंट में हाइपोकलीमिया नहीं हो जाएगा, पोटाशियम का लेवल डिक्रीज नहीं कर जाएगा। शाबाश। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो आपका ये इंसुलिन है, ये आपका हाइपोकलीमिया करवा सकता है। बताएं बताएं, शाबाश। मैं ये बात लिख सकता हूँ कि ये हाइपोक्लीमिया करवा रहा है, पहली इंपॉर्टेंट कॉज। दूसरी आप लिखें, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एरिथमिया का पेशेंट आया है, ठीक है, या हमारे पास ब्रेडिकार्डिया का पेशेंट आ रहा है, मैंने उसमें क्या दे दिया, मैंने बीटा एगोनिस्ट ड्रग दे दी है। ठीक है। अब वो बीटा एगोनिस्ट कोई से भी हो सकते हैं। या मेरे पास कौन सा पेशेंट है, एस्थमा का पेशेंट है। ठीक है। एस्थमा वाले पेशेंट के अंदर भी हम क्या देते हैं, बीटा एगोनिस्ट ड्रग नहीं देते। शाबाश, बताएं, शाबाश, पार्टिसिपेट करें सारे। बीटा एगोनिस्ट ड्रग देते हैं। जब मैंने उस वही सालब्यूटामॉल हो गया, वो सारे ड्रग इसके अंदर देंगे ना, फार्मिट्रोल वगैरह जितने भी हैं। अब मैंने फॉर एग्जांपल किसी एस्थमा वाले पेशेंट के अंदर क्या दे दिया, सालब्यूटामोल दे दिया, बीटा एगोनिस्ट दे दिया। बीटा एगोनिस्ट देने की वजह से भी क्या होगा, याद रखना, जब भी आप किसी पेशेंट को बीटा एगोनिस्ट दोगे ना, इसने भी वही काम करना होता है। इसने आपके पोटाशियम को सेल से उठा के आगे की ब्लड से उठा के सेल के अंदर फेंक देना होता है। ठीक है। ब्लड से उठा के किधर करना है, सेल के अंदर शिफ्ट कर देना है। तो जब आपका सेल के अंदर दोबारा पोटाशियम शिफ्ट ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, तो क्या इस पेशेंट के अंदर हाइपोक्लीमिया हो सकता है? शाबाश, बताएं। ब्रेडिकार्डिया वाला पेशेंट हो गया, ये एस्थमा वाला पेशेंट हो गया, अगर कोई पेशेंट वो यूज कर रहा है बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग यूज कर रहा है, तो उसकी वजह से मैं ये लिख सकता हूँ कि बच्चों जो उसका पोटाशियम है वो ज्यादा से ज्यादा ब्लड से निकल के सेल में जा रहा है और पेशेंट के अंदर हाइपोक्लीमिया करवा रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट कॉज। कुछ भी भूल जाए, ये 2 कॉजेज आपने नहीं भूलनी। ठीक है। बाकी बेशक सारी भूल जाए, ये दो दो नहीं भूलनी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मुझे ये बताएं, शाबाश, कि अगर मेरे पास पेशेंट आया, कौन सा, लिडल सिंड्रोम का पेशेंट आया। ठीक है। अब लिडल सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर क्या फाइंडिंग होती थी, किसी को पता है? शाबाश, अभी पता चलेगा कितनी बेसिक स्ट्रॉन्ग आप लोगों की। लिडल सिंड्रोम, लिडल सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर क्या फाइंडिंग होती है? लिडल सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर क्या फाइंडिंग होती है? ऐसे किससे एल्डोस्टेरोन इंक्रीज करता है, वेरी गुड अजबर। इस पेशेंट के अंदर पता क्या होता है, लिडल सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर, यार एल्डोस्टेरोन इंक्रीज कर रहा होता है। अब देखें एल्डोस्टेरोन कैसे इंक्रीज कर रहा होता है। इस पेशेंट के अंदर एल्डोस्टेरोन ऐसे इंक्रीज करता है, नॉर्मली पता क्या होता है, लिडल सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, हमारे ना जो सोडियम चैनल होते हैं ना, जो हमारे काम के नहीं होते, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 100 सोडियम चैनल पड़े हुए हैं, लेकिन हमें चाहिए 50 सोडियम चैनल। हमारी बॉडी नॉर्मली ये करती है कि जो रिमेनिंग 50 होती है ना, उसे खुद ही फिनिश कर देती है। ठीक है। लेकिन लिडल सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है, ऑटोसोमली क्या होता है, ये जो आपके होते हैं, ये 100 सोडियम रिमेनिंग 50 रह जाते हैं, ये खत्म नहीं होते। ठीक है। जब ये खत्म नहीं होंगे तो बच्चों ये रिटेन रहेंगे, बॉडी में 50 के 50 रहेंगे। अब आपको पता है
हमें काम चाहिए था 50 से, सिर्फ अब काम कर रहे हैं बच्चों 100। तो जब 100 काम कर रहे हैं तो सोडियम का लेवल बॉडी में इंक्रीज नहीं हो जाएगा? शाबाश बताते जाएं, सोडियम का लेवल बॉडी में ज्यादा हो जाएगा। इन शॉर्ट ये बताना है कि इसमें जो आपके सोडियम सेल्स होते हैं उनकी डिग्रेडेशन नहीं होती। ठीक है, जब उनकी डिग्रेडेशन नहीं होगी वो ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। जितना वो ज्यादा एक्सेस काम करेंगे वो क्या करेंगे, सोडियम को बॉडी में ज्यादा करवाएंगे, पोटाशियम को बॉडी में कम करवाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ ये भी हाइपोक्लीमिया करवा सकता है। शाबाश बताएं, लिडल सिंड्रोम करवा सकता है हाइपोक्लीमिया? बताएं कि हमारा लिडल सिंड्रोम भी करवा सकता है। क्या करवाता है? हाइपोक्लीमिया करवा सकता है। दूसरी मुझे एक और बात बताएं, एक और आप खुद ही बताएं ये वाली, कि फॉर एग्जाम्पल अब किसी पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, हाइपर एल्डोस्टिरोनिज्म हो रहा है, एल्डोस्टिरोन ज्यादा से ज्यादा उसका रिलीज हो रहा है। ठीक है, ड्यू टू एनी कॉज, उसका एडिनोमा है, उसका वो उसका एड्रिनल ग्लैंड का एडिनोमा, उसकी वजह से ज्यादा रिलीज हो रहा है, जिसको आप हाइपर एल्डोस्टिरोनिज्म बोलते हो। इसके अंदर भी क्या होगा, पोटाशियम का लेवल बॉडी में इंक्रीज नहीं करेगा, शाबाश, सोडियम का लेवल इंक्रीज नहीं करेगा बॉडी में, सॉरी, पोटाशियम का लेवल बॉडी में डिक्रीज नहीं करेगा। ये भी हाइपोक्लीमिया करवा सकता है। तो मैं लिख सकता हूं कि जो आपका हाइपर एल्डोस्टिरोनिज्म है ये भी हाइपोक्लीमिया करवा रहा है। शाबाश बताएं बताएं। ओके, अच्छा, अब देखें, हाइपर हमने लिडल सिंड्रोम भी देख लिया, हाइपर एल्डोस्टिरोनिज्म भी देख लिया, बीटा टू एगोनिस्ट कैसे करवा रहा है वो भी देख लिया, इंसुलिन कैसे करवाती है वो भी देख लिया। ठीक है, 4 से 5 इंपॉर्टेंट जो इसकी मेन कॉजेज थे मैंने वो आपको बता दी। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेशेंट आया हार्ट फेलियर का। मैंने आपको पढ़ाया था, जब हार्ट फेलियर याद होगा, मैंने इसको कहा था कि फर्स्ट लाइन ड्रग आप कौन सी देते हैं? शाबाश, जो गाउट भी करवा रही थी, याद है किसी को वो ड्रग? जब हमने हार्ट फेलियर पढ़ा था वो वाली ड्रग याद है किसी को कि कोई नहीं याद? बताएं बताएं फिर कौन सी थी, शाबाश बताएं जरा, ड्रग का नाम बताएं। हाँ जी, शराज, अफसा, फातिमा, अजवद, हमजा, सबने ये वाली क्लास ली थी। तो तुक्का ही ला दो। टाइम जाया कर रहे हो पता आपको। लूप डायरेटिक्स पढ़ी थी आपने, याद है कि कोई नहीं याद? लूप डायरेटिक्स का क्या फंक्शन था? ओ भाई, ये आपके आयंस को बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होने देती थी, फ्लूइड को ज्यादा से ज्यादा बाहर फेंकती थी। ओ याद है कि कोई नहीं याद? तो जब ये पोटाशियम को ज्यादा से ज्यादा बाहर फेंकेगी, मुझे ये बताएं, ये हाइपोक्लीमिया करवा सकती है? शाबाश, तो ये हाइपोक्लीमिया करवाएगी। ठीक है, लूप डायरेटिक्स का भी लिखना आपने, लूप डायरेटिक्स भी करवा सकती है। थायजाइड डायरेटिक्स भी करवा सकती है, सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, वो क्या करेगी, आयंस की बॉडी में अब्जॉर्प्शन नहीं होने देगी। जब आयंस की बॉडी में अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा किधर जाएंगे, यूरिन में जाएंगे। जब वो ज्यादा से ज्यादा यूरिन में जा रहे हैं तो इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, हाइपोक्लीमिया। तो मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ कि आपके जो ये डायरेटिक्स है ये भी करवा रहे हैं। शाबाश, वो सो तो नहीं रहे बाकी सारे? यार अगर आप लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं पढ़ने का तो मुझे भी ऊपर से 4 लाइनें पढ़ाने में कोई मसला नहीं होगा। जो 4 लिखी हुई है ना सिर्फ वो, मुझे कोई इशू नहीं होगा वो 4 एक्सप्लेन करके आपको छुट्टी दे दूं। मेरा क्या, मुझे क्या है, मैं क्यों इतना जोर लगा रहा हूँ। यहाँ पे 2 कॉजेज लिखी हैं जी, डायरिया होता है, लैक्सेटिव यूज वॉमिटिंग की वजह से होता है। मैं ये 2 बता के जी छुट्टी करें आप लोग भी। ओके जी, इधर आ जाए दोबारा। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब किसी पेशेंट के अंदर हमने 2 सिंड्रोम पढ़े थे, बेसिक्स के अंदर पढ़े थे। एक था बार्टर सिंड्रोम, पढ़े नहीं थे आप लोगों ने लेकिन नाम तो सुना ही होगा ना कभी। और दूसरा था जिटलमैन सिंड्रोम। ये भी क्या करते हैं बच्चों, इसमें भी ये होता है कि आपके जो जिटलमैन सिंड्रोम होता है, इसके जिटलमैन सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर आपके जो होता है ना, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे मसला हो जाता है। जब आपका थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे मसला होगा तो इसकी वजह से जो आपके आइंस है उनकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो इसकी वजह से भी क्या होगा, हाइपोक्लीमिया हो सकता है। आपका जो पोटाशियम है वो ज्यादा से ज्यादा यूरिन में जाएगा। दूसरा है बार्टर सिंड्रोम। बार्टर सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर भी क्या होता है कि आपके ना डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे मसला होता है। जब इसके डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे मसला होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, अगेन सोडियम क्लोराइड पोटाशियम की बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ये यूरिन में जाएंगे, अगेन हाइपोक्लीमिया करवा देगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों की कॉज क्या, बार्टर और जटल की, तो आपने बताना ये ऑटोसोमल ऑटोसोमल कॉज है, उसकी वजह से हो रहा होता है। ठीक है,
ऑटोसोमल डिफेक्ट है। तो उसकी वजह से अगर बार्टर सिंड्रोम का स्पेसिफिकली पूछा जाए तो आपने बताना है जी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे मसला है। अगर पूछा जाए जेटलमैन सिंड्रोम वाला पेशेंट है तो आपने बताना है कि थिक असेंडिंग पे मसला है। इसकी वजह से आपके सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड जो होगा वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यूरिन में जाएगा, जितना ज्यादा वो यूरिन में जाएगा उसकी वजह से क्या होगा, हाइपोकलीमिया हो जाएगा। ये भी अपनी कॉज में लिख लीजिएगा बुक पे। ठीक है। और कौन सी कॉजेज है जिसकी वजह से हो सकता है, आपने बताना है डायरिया की वजह से हो सकता है। अब आपको पता है डायरिया है तो जितने भी आपको इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर इम्बेलेंस तो होंगे, आयन ज्यादा से ज्यादा स्टूल पास करोगे उसमें जाएंगे। वॉमिटिंग की वजह से हो सकता है। ठीक है। हाइपोमैग्नीसीमिया की वजह से हो सकता है, मैग्नीशियम का लेवल कम है, वॉमिटिंग की वजह से हो सकता है। ये सारे मेल एब्जॉर्प्शन जितने भी कॉज है ये भी आप ये करवा सकते होते हैं। ठीक है। समझ आ गई कि नहीं आई? ये लीस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज है, जो मेन इंपॉर्टेंट थे एक्सप्लेन करने वाले थे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं आई? ओके जगह समझ में आ गई, ठीक है जी। अब अच्छा, अब हमने इस पेशेंट के अंदर क्या ट्रीटमेंट क्या देना है यार, कॉमन सी बात है, इसके अंदर हम क्या इस पेशेंट के अंदर क्लिनिकल फीचर कौन से आएंगे पहले तो वो पता होना चाहिए ना। अब आपको पता है कि आपकी बॉडी में पोटाशियम कम है तो यार एक्शन पोटेंशियल फिर सही तरह जनरेट नहीं होगा, क्रैम्स आएंगे उसकी बॉडी में, वीकनेस होगी उसकी बॉडी में। ठीक है। इलियस हो जाएगा। किसी को पता है पैरालिटिक इलियस क्या होता है? शाबाश। पैरालिटिक इलियस, पैरालिटिक इलियस वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। पैरालिटिक इलियस, जब भी पोटाशियम का लेवल बॉडी में कम होता है ना तो इसकी वजह से पता क्या होता है, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है। ये एमसीक्यूज आता है कि जब भी बॉडी में पोटाशियम का लेवल कम होता है तो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होती, होता क्या है, आपने बताना बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है इस पेशेंट के अंदर। पूछा जाता है क्यों, तो आपने बताना जो आपका पोटाशियम आयन होता है ना ये बाउल की मूवमेंट में हेल्प करता होता है। ठीक है। जब पोटाशियम का लेवल बॉडी में डिक्रीज करेगा बाउल की मूवमेंट सही तरह नहीं होगी, जब बाउल की मूवमेंट नहीं होगी बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। और स्पेसिफिकली पूछा जाता है कौन सी बाउल, स्मॉल बाउल होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के लार्ज, आपने बताना लार्ज बाउल के अंदर इशू होगा। ठीक है। लार्ज बाउल के अंदर जब भी इशू होगा स्पेसिफिकली तो उसके अंदर क्या होगा, पैरालिटिक इलियस हो जाएगा उस पेशेंट के अंदर। हम इसको पैरालिटिक इलियस बोलते हैं। पैरालिटिक इलियस वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके जगह सबको समझ में आ गई। तो क्या होगा इसके अंदर, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, रिफ्लेक्स सही तरह मेंटेन नहीं रहेगा। रिफ्लेक्स क्यों यार, जब उसको सही तरह मैसेज नहीं मिल रहा, एक्शन पोटेंशियल सही तरह जनरेट नहीं हो रहा तो ये सारे वही फीचर हैं। इसके अंदर क्या होगा, इस पेशेंट के अंदर जो रिपोलराइजेशन होगी वो ठीक नहीं होगी, इसकी वजह से क्या होगा, हाइपररिफ्लेक्सिया हो सकता है, पैरेस्थीसिया हो सकता है, और पैरालिसिस वगैरह भी इस पेशेंट के अंदर हो सकता है। ठीक है। सारी बातें वही है। हमने इस पेशेंट को अब डायग्नोज कैसे करना है, कॉमन सी बात है, डायग्नोस इस तरह करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट का लेवल चेक करेंगे, पोटाशियम का लेवल देखेंगे इसके अंदर कम होगा। ठीक है। जब इसके अंदर पोटाशियम का लेवल कम होगा तो फिर हमने क्या करना है, अंडरलाइन कॉज को रूल आउट करना है। अब अंडरलाइन कॉज के अंदर क्या क्या हो सकता है, मैं बार्टर सिंड्रोम को रूल आउट करूंगा, मैं जेटलमैन सिंड्रोम को इसके अंदर रूल आउट करूंगा, मैं पेशेंट से हिस्ट्री लूंगा कि वो इंसुलिन तो नहीं ले रहा, मैं पेशेंट से हिस्ट्री लूंगा कि उसको एस्थमा या उसको ये ब्रेडिकार्डिया तो नहीं है, कंप्लीट इसकी हिस्ट्री लूंगा, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं ट्रीटमेंट करूंगा इसका। ठीक है। ईसीजी पे फाइंडिंग आती है कि हम अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर ये हो गया, उससे क्या कहते हैं हाइपोकलीमिया हो गया, पोटेशियम का लेवल कम है, तो इस पेशेंट के अंदर हम क्या देखते हैं, आपने बताना है कि इसके अंदर टी वेव जो होगी ना वो शॉर्ट होगी, फ्लैटेंड होगी। दूसरा आपने पॉइंट बताना है इसके अंदर यू वेव प्रोमिनेंट होगी। ठीक है। ये एमसीक्यूज आता होता है। ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? शाबाश, बताते जाए। ओके जी, अगर ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आ गई। अच्छा, जब मैंने आपको पढ़ाया था, अच्छा यहाँ 2 से 3 लिखी हैं, वो भी आप यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि हमने कल वाली क्लास के अंदर पढ़ा था। बच्चे मुझे ये बताओ, टाइप 1 एंड टाइप 2 कल वाली क्लास में रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में मैंने आपको बताया था कि हाइपोक्लीमिया हो रहा है। शाबाश, बताएं वो करवा सकता है हाइपोक्लीमिया? टाइप 1 और टाइप 2 जब मैंने कहा था एसिड रिटेन हो रहा है तो पोटेशियम कंपनसेटरी मैकेनिज्म के लिए खुद यूरिन में जाना शुरू हो जाएगा, सीरम पोटेशियम लो करवा देगा, वो बात याद है? तो क्या मैं लिख सकता हूँ आपका टाइप 1 और टाइप ये जो टाइप 2 है ये करवा सकता है क्या, हाइपोक्लीमिया करवा सकता है? ये भी हाइपोक्लीमिया करवा देगा। ठीक है। और क्या मैंने आपको बताया था, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाली बात याद हो किसी को? किसी को याद है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाली बात के अंदर क्या होता था? शाबाश, बताएं जरा। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर मैंने बताया था
कि पोटाशियम सेल से निकलेगा, बॉडी में हाइपोक्लीमिया हो जाएगा, इसीलिए पहले उस पेशेंट के अंदर हमने क्या देना है, हमने पहले आईवी फ्लूइड देने हैं, फिर उसके बाद हमने क्या देना है, उस पेशेंट के अंदर पोटाशियम देना है, फिर उसके बाद इंसुलिन देनी है। ये बात याद है ना, इसका एमसीक्यूज भी ग्रुप में भेजा था अफसाने, ये वाली बात आपको याद हो तो मैं लिख सकता हूँ कि जी आपको जो ये डायबिटिक कीटोसिडोसिस है, ये हाइपोक्लीमिया करवा देता है। पहले आईवी फ्लूइड देते हैं, फिर उसके अंदर हम पोटाशियम देते हैं, फिर उसके अंदर हम इंसुलिन देते हैं, ठीक है, क्योंकि बॉडी में पोटाशियम कम होता है, इसीलिए पोटाशियम पहले दे रहे होते हैं ताकि जब बाद में इंसुलिन दें वो सेल के अंदर शिफ्ट कर दे और बॉडी में भी नॉर्मल हो जाए, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया था वो डायबिटिक कीटोसिडोसिस वाली बात याद हो। अगर किसी को नहीं भी याद तो इतना याद रख ले कि डायबिटिक कीटोसिडोसिस भी क्या करवा देता है, हाइपोकैलीमिया करवा रहा होता है। हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके जी, अगर सारी बात सबको समझ आ गई तो डायग्नोज भी कर लिया हमने, ट्रीटमेंट क्या करना है इस पेशेंट का, यार सिंपल सी बात है, हम इसके अंदर क्या देंगे, पोटाशियम बाहर से देंगे, कॉमन सी बात है। इसके अंदर हम पहले देखेंगे कॉज क्या है। पहले तो हमने बाहर से इसको पोटाशियम दे दिया, बॉडी में पोटाशियम का लेवल कम था, ठीक है। आपके हाइपोकलीमिया की वजह से एक और इश्यू होता था, याद है किसी को? टॉल टी वेव तो होती थी, हाइपोकलीमिया, हाइपोकाल्सीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया, याद है कि नहीं याद? इसकी वजह से ईसीजी पे एक और फाइंडिंग आती थी, किसी को पता है? हाँ जी शराज, कौन सी थी? एसटी डिप्रेशन और यार हाइपो जहाँ पे भी आता था, याद है कि नहीं याद? वेरी गुड शिराज, टॉर्साडे डी पॉइंट आता है इसकी वजह से ईसीजी पे, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग कर जाता है, ठीक है। जब क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग करेगा इसके अंदर तो टॉर्साडे डी पॉइंट देखते होते हैं हाइपोकलीमिया वाले पेशेंट, हाइपोकलीमिया, हाइपोकाल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, इन सब के अंदर हाइपो जिधर भी आएगा उसके अंदर ये फाइंडिंग देखेंगे हम। ओके जी, ट्रीटमेंट क्या करना है इसके अंदर, हमने इसके अंदर क्या देना है, पोटाशियम देना है, इसके अंदर ओरल भी दे सकते हैं हम, इसके अंदर आईवी भी दे सकते हैं। और क्या करना है, ट्रीट द अंडरलाइन कॉज। अगर तो उसका मैग्नीशियम कम है, याद रखना है कि हमने उस दिन पढ़ा था कि पैरासेलुलरी क्या मूव करता है, हमारा जो पैरासेलुलरी मूव करता है वो पोटाशियम और सॉरी ये कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है ना, ये आपका पोटाशियम और मैग्नीशियम ये भी पैरासेलुलरी मूव कर रहा होता है, एक साथ मूव कर रहा होता है, ठीक है। अब किसी पेशेंट के अंदर क्या है, हाइपोमैग्नीसीमिया हो रहा है, तो मुझे ये बताएं पोटाशियम मूव कर सकेगा सेल में? नहीं करेगा। तो मैं लिखता हूँ कि जो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है वो भी पोटाशियम की डेफिशिएंसी करवा सकती है, हाइपोक्लीमिया करवा सकती है, तो करवा सकती है। इसीलिए अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट अल्कोहलिक है, वो ज्यादा से ज्यादा क्यों क्या यूज कर रहा है, अल्कोहल यूज कर रहा है, उसकी वजह से मैग्नीशियम का लेवल कम होगा, जब मैग्नीशियम का लेवल कम होगा तो उसकी वजह से पोटाशियम का लेवल भी कम हो जाएगा, ठीक है। मैं मैग्नीशियम का लेवल बॉडी में देखूंगा, अगर वो कम है तो मैं इसको मैग्नीशियम इसके वो सप्लीमेंट दूंगा। जब मैग्नीशियम का लेवल बॉडी में नॉर्मल हो जाएगा तो पोटाशियम का भी सेल्फ नॉर्मल हो जाएगा। समझ आई कि ये बात नहीं आई? बाकी सबको आ गई, नहीं कोई पॉइंट भी समझ में आई तो बता दें। ओके जी, अगर ये वाली बात समझ में आ गई, अच्छा इधर आ जाओ। अब हाइपरकलीमिया की तरफ, हाइपरकलीमिया में आपने याद रखना है कि आप पोटाशियम का जो लेवल है ना बॉडी में वो बच्चों वो इंक्रीज कर रहा है। जब आप पोटाशियम का लेवल इंक्रीज कितने से, आपने बताना 5 मिली इक्वेंट पर लीटर से, अगर इसका लेवल बॉडी में इंक्रीज कर दे, इसको हम इंडिकेट करते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है, हाइपरकलीमिया हो रहा है, अब ब्लड के अंदर पोटाशियम ज्यादा हो रहा है। अब देखें, हमने उधर पढ़ी थी कौन कौन सी ऐसी कॉजेज जो क्या करती थी, आपकी बीटा एगोनिस्ट पढ़ी थी ना हमने हाइपो के अंदर, जो क्या करती थी, ब्लड से उठा के सेल के अंदर फेंक रही होती थी, यही है ना। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूं कोई पेशेंट मेरे पास आया वो बीटा ब्लॉकर यूज कर रहा है या डिजिटैलिस ग्रुप ऑफ ड्रग यूज कर रहा है, इसने पता क्या करता है, इस आपका से अब पोटाशियम को निकाल के ब्लड में लेके आना होता है। मैं लिख सकता हूँ कि बीटा ब्लॉकर और डिजिटैलिस ग्रुप आपकी क्या करवा रही है, हाइपरकिलीमिया करवा रही है। शाबाश, बताएं बताएं, मैं ये लिख सकता हूँ उस पेशेंट के अंदर? ओके जी, अगर मैं इसमें ये बात लिख सकता हूँ, ठीक है जी। पहले आपने बात ये बता दी, मुझे आप ये बताएं कि लिख सकता हूँ, एक पेशेंट आया उसमें हाइपो एल्डोस्टिरोनिज्म है, हाइपो एल्डोस्टिरोनिज्म, एल्डोस्टिरोन का लेवल कम है बॉडी में, तो मुझे ये बताएं पोटाशियम बॉडी में रिटेन नहीं करेगा, क्या ये हाइपरकलीमिया करवा सकता है? शाबाश। कल हमने एक पढ़ा था रेनल ट्यूबुलोसिडोसिस,
टाइप 4 याद हो तो उसके अंदर क्या हो रहा था, एल्डोस्टेरोन का लेवल कम हो रहा था। तो जब एल्डोस्टेरोन का लेवल कम होगा तो ये पोटाशियम का लेवल बॉडी में इंक्रीज नहीं करवाएगा, हाइपरकैलेमिया करवा सकता है। शाबाश बताएं। रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4 भी करवा सकता है आपका, हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म इटसेल्फ भी करवा सकता है, बीटा ब्लॉकर भी करवा सकता है, डिजिटैलिस ग्रुप ऑफ ड्रग भी करवा सकती हैं। इन कर दे यार, हाँ मुझे बता दिया करो क्योंकि वो मुझे पता नहीं चलता। ओके। अच्छा मैंने क्या क्या बताया कि किस किस वजह से आपका जो पोटाशियम का लेवल बॉडी में इंक्रीज कर सकता है। आपने बताना है कि सबसे पहले इसका लेवल 5 से ज्यादा हो जाए, 5 मिली इक्वलेंट पर लीटर से ज्यादा हो जाए तो हम इसको हाइपरकैलेमिया इंडिकेट करते हैं। अब किस किस रीजन की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट बीटा ब्लॉकर यूज कर रहा है, जब आपको पता बीटा ब्लॉकर यूज करेगा सेल से निकल के पोटाशियम ब्लड में ज्यादा से ज्यादा आएगा, जब वो ब्लड में आएगा तो हाइपरकैलेमिया करवा देगा। डिजिटैलिस ग्रुप ऑफ ड्रग की वजह से भी हो सकता है, हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से भी हो सकता है, टाइप 4 रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की वजह से भी हो सकता है। अब मुझे बताएं किसी पेशेंट के अंदर फॉर एग्जांपल रेनल इनसुफिशियंसी हो गई है, या रेनल इनसुफिशियंसी लिख लें इसको, या आपका दिल करे तो इसको एडिसन डिजीज लिख लें। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, तो भाई एल्डोस्टेरोन काम नहीं करेगा, सही मिनरलोकोर्टिकोइड्स इस तरह काम नहीं करेंगे, पोटाशियम बॉडी में अगेन रिटेन होगा। जब पोटाशियम अगेन रिटेन होगा तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि हाइपरकैलेमिया करवा सकता है। शाबाश बताएं, क्या मैं लिख सकता हूँ ये हाइपरकैलेमिया करवा सकता है। याद आया कि कोई नहीं याद, थोड़ा थोड़ा अगर याद जेन में हो तो बताएं बताएं। ओके जी, करी वाली कॉन्सेप्ट जिसको ना समझ में आए, स्पीड ज्यादा लगे, मुझे फौरन बता दे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, हाइपरकैलेमिया कैसे हो सकता है, रेनल इंसुफिशियंसी वाले पेशेंट के अंदर भी हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात लिखिए, फॉर एग्जांपल अब किसी पेशेंट के अंदर रेप्डोमायोलाइसिस हो रही है। जब अब किसी पेशेंट के अंदर रेप्डोमायोलाइसिस ज्यादा से ज्यादा हो रही है, जब हमने एटीएन पढ़ा था उसकी फाइंडिंग में भी हमने देखा था कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा था। याद है ना बच्चों आपको। अब मुझे अब मुझे ये बताएं, फिर करना है लैटिन, देखना जरा। अच्छा, रेप्डोमायोलाइसिस हमने जब पढ़ा था बच्चों, जी जी वेरी गुड, क्रश इंजरी वाली, वो जो मैंने आपको जो पुलिसमैन वाली सारी स्टोरी बताई थी वो याद है ना। तो बच्चों जब सेल ज्यादा से ज्यादा टूटेगा, सेल की ब्रेक डाउन होगी, सेल के अंदर क्या पड़ा होता है भाई, पोटाशियम नहीं पड़ा होता। जब पोटाशियम रिलीज हो, से यार आदमी इस तरफ टॉपिक की तरफ, हम कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, डिस्कस कर रहे थे पेशेंट की तरफ। याद रखना है कि जब ज्यादा से ज्यादा उसके में क्रश इंजरी होगी, सेल की ब्रेकडाउन होगी, जब सेल्स की ब्रेकडाउन ज्यादा से ज्यादा होगी तो पोटाशियम रिलीज होगा सेल से। जब पोटाशियम सेल से ज्यादा रिलीज होगा तो वो किधर जाएगा, ब्लड में नहीं जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि आप लिख सकता हूँ कि जो आपका रेब्डोमायोलाइसिस है ये भी हाइपरकैलेमिया करवा रहा है। शाबाश बताते जाए साथ साथ, मुझे पता चले ना कितनों को समझ आ रही है। हाइपरकैलेमिया करवा सकता है। रेब्डोमायोलाइसिस भी देख लिया हमने, इसके अंदर और कौन सी करवा सकती हैं कॉजेज, मुझे ये बताएं। शाबाश, अगर किसी पेशेंट के अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, बताएं बताएं, किसी पेशेंट के अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी है तो क्या करेगा, सेल से निकल के पोटाशियम ब्लड में नहीं आएगा ज्यादा से ज्यादा, जब सेल से निकल के पोटाशियम ब्लड में आएगा तो इस पेशेंट के अंदर हाइपरकैलेमिया हो सकता है। क्या इस पेशेंट के अंदर हाइपरकैलेमिया हो सकता है, बताते जाएं। ओके जी, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हाइपरकैलेमिया हो सकता होता है। ठीक है, ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट कॉजेज थी। अब कुछ बुक्स लिखती है कि थ्रोम्बोसाइटोसिस की वजह से भी हो सकता है, और ल्यूकोसाइटोसिस की वजह से भी क्या होता है, पोटाशियम का लेवल बॉडी में इंक्रीज करता है, इन्फेक्शन के इसके अंदर बढ़ता है चांसेस ल्यूकोसाइटोसिस का, इसीलिए क्या करता है, पोटाशियम का लेवल बॉडी में इंक्रीज करवाता है और हाइपरकैलेमिया करवा रहा होता है। ठीक है, ये भी यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब हमने इस पेशेंट को डायग्नोज कैसे करना है। अच्छा, पहले तो इसके लिख लेना ऐसे कौन कौन से क्लिनिकल फीचर है जो हम हाइपरकैलेमिया वाले पेशेंट के अंदर देख सकते हैं। मुझे ये बताएं, क्या इस पेशेंट के अंदर एरिदमिया हो सकता है। शाबाश बताएं, क्या इस पेशेंट के अंदर एरिदमिया हो सकता है, या जब उसकी रिपोलराइजेशन ही ज्यादा से ज्यादा होगी, हाइपर रिपोलराइजेशन ज्यादा से ज्यादा रिपोलराइजेशन होगी, तो इसके अंदर हम एरिदमिया देखेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपसे इसका ट्रीटमेंट भी पूछना है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, इसका इसके अंदर क्या हो जाएगा, एरिदमिया हो जाएगा।
दूसरा मुझे ये बताएं, क्या इस पेशेंट के अंदर मसल वीकनेस नहीं हो जाएगी? यार ज्यादा से ज्यादा एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? मसल वीकनेस होगी, इस पेशेंट के अंदर भी क्रैम्प ज्यादा से ज्यादा आएगा, पैरालिसिस इसके अंदर भी हो सकता है, एरिथमियाज भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर हम इसके अंदर देखेंगे। अब मुझे ये बताएं, फॉर एग्जाम्पल अगर इस पेशेंट के अंदर एरिथमिया हो रहा है, तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे? कौन सी ड्रग देंगे इसके अंदर, याद है किसी को? लास्ट वाली कॉज करना, लास्ट वाली कौन सी थी मैंने पढ़ाई थी? लास्ट वाली इंसुलिन डेफिशिएंसी कह रही हो आप? इंसुलिन डेफिशिएंसी कह रही हो? फिर जल्दी जल्दी बताएं। अच्छा, ल्यूकोसाइटोसिस वाली, अच्छा। ओके, लग गया पता। ओके ओके, ल्यूकोसाइटोसिस थ्रोम्बोसाइटोसिस भी आपका पोटेशियम का लेवल बॉडी में इंक्रीज कर रखा है। ठीक है, ये बात मैंने बताई थी। अच्छा, मैंने बोला कि पेशेंट के अंदर अरिदमिया करवा सकता है, मसल वीकनेस करवा सकता है, पैरालिसिस करवा सकता है, फ्लैसिड पैरालिसिस करवाता होता है। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज आ जाता होता है। ये सारे इसके 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है, ये आप देख लीजिएगा। अब मेन काम है, इसको हमने डायग्नोज कैसे करना है, हमें कैसे पता चलेगा इसके अंदर हाइपरकलीमिया है कि हाइपोकलीमिया है? सबसे पहले क्या करेंगे, बॉडी में पोटेशियम का लेवल चेक करेंगे। अगर तो 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से वो ज्यादा आ रहा है, पहला इंपॉर्टेंट बात हमारा क्या डायग्नोस बन गया, इस पेशेंट के अंदर क्या हो गया, अब हाइपरकलीमिया। सेकंड काम मैंने ये करना है, इससे मैंने हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री में पूछूंगा कि आपको भाई वो एस्थमा तो नहीं है? ठीक, सॉरी वो तो नहीं है, आप बीटा ब्लॉकर तो नहीं यूज कर रहे? ठीक है, बीटा ब्लॉकर की वजह से भी क्या होता है, पोटाशियम ज्यादा से ज्यादा सेल से नहीं निकलता। डिजिटैलिस ग्रुप ऑफ ड्रग तो नहीं आप यूज कर रहे? ठीक है, ये डाइजॉक्सिन वगैरह तो नहीं यूज कर रहे? ड्रग हिस्ट्री मैं इससे लूंगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट काम मैंने इसके अंदर ये करना होता है। तीसरा इसके अंदर मैंने क्या करना होता है, क्रश इंजरी को रूल आउट करूंगा। ठीक है, क्रश इंजरी को आपको पता है, क्रश इंजरी को कैसे रूल आउट करना है, वो मैंने आपको एमसीक्यूज भी सेंड किया था। रेप्डोमायोलाइसिस वाला, फॉल, बार बार फॉल की हिस्ट्री आएगी। ठीक है, इसको रूल आउट करना है। इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हाइपरकलीमिया हो सकता है। ठीक है, जो मैंने आपको प्लेयर के एमसीक्यू सेंड किए थे, उसको रूल आउट करने के लिए भी क्या करना है, मैंने आपसे ये पेशेंट्स कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है इसकी। अब देखें, मैंने क्या किया, इस पेशेंट के अंदर देख लिया मैंने, इसके अंदर लेवल देख लिया, पोटाशियम का लेवल भी देख लिया इस पेशेंट के अंदर। मैंने इस पेशेंट के अंदर और क्या देख लिया, मैंने इसके अंदर हिस्ट्री भी ले ली, इन्फेक्शन की हिस्ट्री भी लूंगा, ल्यूकोसाइटोसिस पूछूंगा, उसका सीबीसी करवाऊंगा। सीबीसी पे मैं क्या देखूंगा, अगर डब्ल्यूबीसी काउंट ज्यादा है तब भी करवा सकता है, अगर प्लेटलेट्स का काउंट ज्यादा है, थ्रोम्बोसाइटोसिस है, तो वो भी क्या करवा सकता है इस पेशेंट के अंदर? अच्छा जी, वो भी क्या करवा सकता है इस पेशेंट के अंदर? अच्छा, वो ये तो की सब अभी आ रहे हैं। ये भी क्या करवा सकता है, हाइपरक्लीमिया करवा देता होता है। ठीक है, अब ईसीजी पे क्या फाइंडिंग आएगी? ईसीजी पे हमने वहां पे क्या देखी थी, डिप्रेस टी वेव देखी थी। यहाँ पे क्या देखेंगे हम, टॉल टी वेव देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे इस पेशेंट के अंदर, टॉल टी वेव देखेंगे। अच्छा, हाइपरकलीमिया का क्वेश्चन जब आता है ना, एग्जामिनर मेंशन करता है, पता है किस तरह क्वेश्चन दे रहा होता है? एग्जामिनर क्वेश्चन मेंशन करता है हमेशा डायबिटीज मोलाइटिस के साथ क्वेश्चन आ रहा होता है। ठीक है, डायबिटीज मोलाइटिस टाइप 1 के साथ। अब टाइप 1 के साथ क्यों आता है? और भाई उसमें इंसुलिन ही नहीं होती। जब उस पेशेंट के अंदर इंसुलिन नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपरकलीमिया ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा। याद रखना है कि टाइप 1 डायबिटीज के साथ आ सकता है, या बीटा ब्लॉकर के साथ क्वेश्चन आ सकता है, या डिजिटैलिस ग्रुप ऑफ ड्रग के साथ क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें आपने नहीं भूलनी। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे उठाता है मैं वो बता रहा हूँ आपको। ईसीजी पे क्या फाइंडिंग मिलेगी हमें इस पेशेंट के अंदर, हमें टॉल टी वेव मिलेगी। अब आपको पता है रिपोलराइजेशन ज्यादा से ज्यादा होगा तो पी वेव इसके अंदर एब्सेंट हो जाएगी, ये भी आपने लिखना है। टॉल टी वेव इसके अंदर हो सकती है, ये भी बात आपने इसके अंदर लिखनी है। ठीक है, अब आपको पता है अगर इसको ना ठीक किया जाए तो क्या करवा देगा, ये आगे एरिथमिया करवा देगा। अब हमने इस पेशेंट के अंदर ट्रीटमेंट कैसे करना है, देखिए। सबसे पहले इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर पोटाशियम ज्यादा हो रहा है, तो मैं ऐसे चिलेटिंग एजेंट दूंगा जो क्या करेंगे, पोटाशियम के साथ बाइंड कर देंगे और पोटाशियम को बॉडी से एक्सक्रीट कर देंगे। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, मैं इस पेशेंट के अंदर कैल्शियम ग्लूकानेट दे सकता हूँ। ठीक है, आईवी देनी है, याद रखना। आईवी कैल्शियम ग्लूकानेट देनी है मैंने इस पेशेंट के अंदर, ओरल भी दे सकते हैं लेकिन आईवी देनी है इसके अंदर। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, मैं इसके अंदर क्या ट्रीटमेंट करूंगा, दूसरा इसमें मैं ये ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, शाबाश मुझे बताएं, कि हम इसके अंदर इंसुलिन दे सकते हैं? बताएं शाबाश, क्या मैं इसके अंदर इंसुलिन दे सकता हूँ? इंसुलिन दूंगा, बताएं, इसके अंदर मैं इंसुलिन दूंगा। दूसरा काम ये करना है। तीसरा काम मैंने इसके अंदर पता क्या करना है, मुझे ये बताएं, क्या मैं इसके अंदर बीटा बीटा एगोनिस्ट ड्रग दे सकता हूँ? क्या मैं इसके अंदर बीटा एगोनिस्ट ड्रग दे सकता हूँ? बताएं बताएं। मैं इसके अंदर बीटा एगोनिस्ट ड्रग भी दूंगा। ठीक है, उसकी वजह से भी क्या होगा,
पोटाशियम भाई अब ब्लड से निकल के सेल के अंदर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अगर तो मैंने बॉडी से पोटाशियम को रिमूव करना हो तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आपने याद रखना है। इस पेशेंट के अंदर हम देंगे सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट देंगे। ठीक है, सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट क्या करेगी, और भाई ये सोडियम को रिटेन करवाएगी, पोटाशियम को बाहर फेंक देगी। ठीक है, पोटाशियम को बॉडी से एक्सक्रीट कर देगी। यही इसका ट्रीटमेंट है मेन। क्या मैंने आपको सबसे पहले बताया इसके अंदर क्या करना है, कैल्शियम ग्लूकानेट देना है। दूसरा मैंने कहा इसके अंदर आपको क्या बताया, इसके अंदर बीटा टू एगोनिस्ट देने हैं। बीटा टू एगोनिस्ट में ड्रग कौन सा आएगा, नाम बताएं, कोई किसी को पता है नाम कोई एक। एल्ब्यूटरॉल, साल्ब्यूटामोल, सारे बड़े रख देंगे इस पेशेंट के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि किस पेशेंट के अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगा पोटाशियम को बॉडी से रिमूव नहीं करना, दो से तीन कंडीशन है। एक तो पेशेंट वो भाई जो पैरालिटिक इलियस का पेशेंट है जिसके अंदर बाउल की ऑब्स्ट्रक्शन है। दूसरा कौन सा, एक तो लेट आता है ऊपर से। अच्छा, किस पेशेंट के अंदर एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा, आपने बताना है कि ये पैरालिटिक एलियस वाले पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा। दूसरा क्या, किस पेशेंट के अंदर एक कॉमन हो सकता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो सकता है। आपने बताना है ये उन पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो सकता है जिसकी पहले इस्कीमिक हुआ पड़ा, गट पे पहले ब्लड सप्लाई कम जा रही है, आप उसका एक्शन पोटेंशियल और रोक दोगे तो उसकी वजह से भी क्या होगा, इसके अंदर ज्यादा कंडीशन वर्स हो सकती है। ठीक है, आपने ये सारी दो से तीन इंपॉर्टेंट बातें बतानी है। अगर इसमें से नहीं कुछ नहीं बोला तो वही वाला एमसीक्यू आता है पैरालिटिक केस वाला। इसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, आपने इसके अंदर पोटाशियम के लेवल को बॉडी से एकदम रिमूव नहीं करना होता। क्यों, इसकी वजह से क्या हो सकता है भाई, बाउल की क्या होगी, जो बाउल की मूवमेंट है वो कम हो जाएगी। जब बाउल की मूवमेंट कम हो जाएगी अगेन इस पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, अब देखिए मुझे एक बात बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का रीनल सही तरह काम नहीं कर रहा, रीनल फेलियर है उस पेशेंट के अंदर, सीकेडी टाइप 4 स्टेज 3 या स्टेज 4 है, उसके अंदर पोटाशियम का लेवल, पोटाशियम बॉडी में रिटेन नहीं करता था, शाबाश, जब पोटाशियम बॉडी में रिटेन करेगा तो ये अगेन नहीं करवा रहा था हाइपरकैलेमिया, तो मैं क्या इस पेशेंट को डायलिसिस पे शिफ्ट कर सकता हूँ, बताएं, शाबाश, क्या मैं इस पेशेंट को डायलिसिस पे शिफ्ट कर सकता हूँ अगर वो सीकेडी का पेशेंट है। मैं इसको भाई डायलिसिस पे शिफ्ट करूंगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट 4 से 5 इसमें बातें थी, ये आपने याद रखनी है। ओके जी। अगर ये सारी बातें समझ में आ गई, सारी बातें समझ में आ गई हैं, अब आगे आ जाओ हाइपरनेट्रीमिया की तरफ, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हाइपरनेट्रीमिया की तरफ। अच्छा, नॉर्मल सोडियम का लेवल कितना होता है, नॉर्मल सोडियम का लेवल बॉडी में कितना होता है, शाबाश, इसको पता है नॉर्मल सोडियम का लेवल कितना होता है, बताएं बताएं, 135 से लेके, जी जी, 145 तक हम इसको क्या करते हैं, इसको किस पे लेते हैं, ये नॉर्मल है। 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर क्या है, इसका सोडियम का लेवल बॉडी में नॉर्मल है। अब किसी भी रीजन की वजह से क्या होता है, सोडियम का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। अब ऐसी कौन कौन सी कॉजेज हैं जिसके अंदर सोडियम का लेवल बढ़ सकता है, हम उसको डिटेल में देखते हैं। हम मुझे ये बताओ कि किसी पेशेंट के अंदर फॉर एग्जांपल हाइपोवोलीमी है, मतलब कि अब वॉल्यूम का लेवल कम है, हाइपोवोलीमी है, मतलब फ्लूइड का लेवल कम है। अब आपको पता है जब फ्लूइड का लेवल कम है तो आपके बॉडी में आयंस रिटेन करेंगे, तो क्या ये हाइपरनेट्रीमिया करवा सकते हैं, शाबाश, बताते जाएं, क्या ये हाइपरनेट्रीमिया करवा सकते हैं। क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि आपका फॉर एग्जाम्पल जब बॉडी में क्या है, हाइपोवोलीमिया है, तो इसकी वजह से हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है, बताएं बताएं। 144 जी, और नहीं समझ में आई तो बता दो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ओके अगर समझ में आ गई तो अच्छा, वेरी गुड। तो मैं लिख सकता हूँ अगर अगर बॉडी में फ्लूइड कम है तो आयंस रिटेन होगी, उसकी वजह से क्या होगा, हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है, नंबर 1 इंपॉर्टेंट कॉज लिख लें। दूसरा और क्या हो सकता है, मुझे ये बताएं, फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट डायूरेटिक्स यूज कर रहा है। अब कॉमन सी बात है यार, आप ये भी पूछ सकते हो डायूरेटिक्स के अंदर, लूप डायूरेटिक्स यूज कर रहा है स्पेसिफिकली, सर इसमें जो सोडियम होता है वो भी तो यूरिन में जा रहा होता है, सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड जो आपने पढ़े थे, सोडियम क्लोराइड, ये पोटाशियम वगैरह, ये भी यूरिन में जा रहा है, तो ये कैसे हाइपरनेट्रीमिया करवा रहा है। आपने बच्चों याद रखना, जब भी डायूरेटिक अब यूज करते हैं ना, ये फ्लूइड को ज्यादा यूरिन में फेंकती है और आयंस को कम फेंकती है एज कंपेयर टू फ्लूइड। जब आपको पता है फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा यूरिन में जाएगा, इसलिए तो हम हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर ये देते हैं डायूरेटिक्स, तो आयंस थोड़ा थोड़े जाएंगे। 100 आपका फ्लूइड जा रहा है, ठीक है, 100 मॉलिक्यूल फ्लूइड के जा रहे हैं,
50 आपके किधर जा रहे हैं, आइंस के जा रहे हैं, तो भाई आइंस 50 रिटेन भी तो कर रहे हैं बॉडी में, तो जब सोडियम रिटेन करेगा तो क्या ये हाइपरनेट्रीमिया करवा सकता है? तो मैं लिख सकता हूं, अगर कोई फॉर एग्जांपल डायरेटिक यूज कर रहा है, उस पेशेंट के अंदर भी हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है। बताएं बताएं। समझ आई कि नहीं आई? ओके, जगह समझ में ये वाली बात आ गई। क्या मैंने बताया? डायरेटिक्स की वजह से हो सकता है, या बॉडी में फ्लूइड ओवरऑल वैसे ही कम है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल एक और बात मैं यहाँ पे लिखता हूँ। थर्ड कॉज में लिखें, अगर किसी पेशेंट के अंदर स्वेटिंग ज्यादा से ज्यादा हो रही है। अब जब स्वेटिंग ज्यादा से ज्यादा हो रही है, तो फ्लूइड भाई उसके अंदर अगेन कम हो रहा है। जब फ्लूइड उसके अंदर अगेन कम हो रहा है, जो आइंस है वो रिटेन नहीं कर रहे, क्या ये हाइपरनेट्रीमिया करवा देंगे? शाबाश, बताते जाएं। क्या ये हाइपरनेट्रीमिया करवा सकते हैं? यार जल्दी जल्दी करें इसको, फिर कंप्लीट करें। ओके जी, ये भी हाइपरनेट्रीमिया करवा सकता है, अगर आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई है। ओके। अब मुझे एक बात बताएं, हमने एक कॉज पढ़ी थी, आपको याद हो, डायबिटीज इंस्पाइडिस पढ़ा था, याद है कि नहीं पढ़ा? सेंट्रल डायबिटीज इंस्पाइडिस पढ़ा था। शाबाश, मुझे बताएं, उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था? ओ भाई, आपका एडीएच कम रिलीज होता था। एडीएच कम रिलीज होता था, फ्लूइड का लेवल बॉडी में कम होता था। जब फ्लूइड का लेवल बॉडी में कम होता था तो आपका सोडियम रिटेन करता था। सोडियम जब रिटेन करता था, उसकी वजह से हाइपरनेट्रीमिया हो रहा था। याद आया कि कोई नहीं आया? वो वाली बात वहां पे लिखा भी हुआ था कि हाइपरनेट्रीमिया होता है। जी। सेंट्रल डायबिटीज इंस्पायर्स के अंदर मोस्ट लाइकली हम देखते होते हैं ये वाला। वो वाली बात याद है कि नहीं याद? शाबाश, बताएं। ओके, अगर ये वाली बात आपको याद है तो ओके। अब फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट वैसे ही सोडियम का इनटेक ज्यादा कर रहा है, वो सॉल्ट इनटेक ज्यादा कर रहा है, वो वाली डाइट ले रहा है जिसके अंदर सोडियम ज्यादा है, तो क्या बच्चों वो करवा सकता है हाइपरनेट्रीमिया? शाबाश, बताएं। क्या वो हाइपरनेट्रीमिया बॉडी में करवा सकता है? बताएं बताएं। वो भी हाइपरनेट्रीमिया बॉडी में करवा देगा। ठीक है। सेंट्रल डायबिटीज इंस्पेक्टर्स भी देख लिया, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पेक्टर्स भी देख लिया। वोमिटिंग डायरिया की वजह से भी क्या होगा भाई? पोटाशियम बाकी सारे आयन ज्यादा से ज्यादा यूरिन में जाएंगे, सोडियम रिटेन करेगा बॉडी में। जब सोडियम रिटेन करेगा तो क्या होगा? इस पेशेंट के अंदर भी क्या हो सकता है? हाइपरनेट्रीमिया हम देख सकते होते हैं। ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट इसकी क्या थी, कॉजेज थी, जो आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी कॉजेज मैंने बताई, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट डाययूरेटिक्स ले रहा है, उसके अंदर हो सकता है, या किसी के अंदर एक्सेसिवली स्वेटिंग हो रही है, उस पेशेंट के अंदर भी क्या हो सकता है? हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है। या किसी पेशेंट के अंदर सेंट्रल और डायबिटीज इंस्पाइडस है, उसके अंदर भी हो सकता है। या कोई ज्यादा से ज्यादा पेरेंटरल या एंटेरल रूट से क्या ले रहा है, सोडियम ले रहा है, उसके अंदर भी क्या हो सकता है? हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है। शाबाश, बताते जाइए, सारी कॉजेज करवा सकती हैं। तीसरी मुझे इंपॉर्टेंट बात, चौथी बात इसमें ये बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर हाइपर एल्डोस्टिरोनिज्म है, बताएं। हाइपर एल्डोस्टिरोनिज्म, बताते जाएं। शाबाश, क्या वो करवा सकता है आपका हाइपरनेट्रीमिया? किसी पेशेंट के अंदर लिडल सिंड्रोम है, क्या वो करवा सकता है? इसके अंदर क्या उसको क्या कहते हैं, हाइपरनेट्रीमिया करवा सकता है। किसी पेशेंट के अंदर सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टिरोनिज्म है, आप सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टिरोनिज्म में क्या होता था? रास सिस्टम एक्टिवेट होता था। जब रास सिस्टम एक्टिवेट होता था, सोडियम ज्यादा से ज्यादा बॉडी में रिटेन करता था, तो क्या ये सारी कॉजेज हाइपरनेट्रीमिया करवा सकती हैं? शाबाश, बताते जाएं। तो ये सारी कॉजेज भी क्या करवाएंगी बच्चों? बॉडी में हाइपरनेट्रीमिया करवा सकती होती हैं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर क्या हो गया, हाइपरनेट्रीमिया हो गया, तो इसकी वजह से क्या क्या क्लिनिकल फीचर आ सकते हैं, पेशेंट को क्या क्या इशू हो सकता है? आपने बताना है कि जब भी सोल्यूट का लेवल बॉडी में बढ़ता है तो भाई प्यास ज्यादा से ज्यादा लगती है, थर्स्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा ज्यादा से ज्यादा, उसको प्यास ज्यादा से ज्यादा लगेगी। दूसरा आपने बताना है कि उसको न्यूरोलॉजिकल इशू होगा। अब न्यूरोलॉजिकल इशू में क्या क्या हो सकता है? फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो सकता है इसके अंदर, सीजर्स हो सकते हैं। अब आपको पता है सीजर्स क्यों होगा? ओ भाई, उसका ज्यादा से ज्यादा एक्शन पोटेंशियल हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा थ्रेशोल्ड पॉइंट अचीव हो रहा है, इसीलिए क्या होगा? इस पेशेंट के अंदर सीजर होगा, मेंटल वीकनेस होगी, सारे वही क्लिनिकल फीचर हम इसके अंदर देखेंगे। अब बात करते हैं मैंने इस पेशेंट को डायग्नोज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट के अंदर हाइपर ये हो गया, हाइपरनेट्रीमिया हो गया, मैंने इस पेशेंट को डायग्नोज कैसे करना है? सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, पहले सीरम सोडियम का लेवल चेक करना है, फिर आपने क्या करना है, यूरिनरी सोडियम का लेवल चेक करना है। कॉमन सी बात है, हाइपरनेट्रीमिया है तो क्या होगा? ब्लड में ज्यादा होगा सोडियम का लेवल। ठीक है। जब ब्लड में सोडियम का लेवल ज्यादा होगा, पहले आपने ये रूल आउट कर ली। दूसरा काम क्या करना है,
आपने देखना है कि उसके अंदर स्वेटिंग ज्यादा से ज्यादा तो नहीं हो रही, स्वेटिंग की हिस्ट्री लेनी है आपने। तीसरा काम आपने ये करना है कि आपने उसे ड्रग हिस्ट्री लेनी है। ड्रग कौन सी, ओ भाई आपको डायूरेटिक्स तो नहीं यूज कर रहे, डायूरेटिक्स की वजह से भी क्या हो रहा था, हाइपरनेट्रीमिया हो रहा था। तो मैंने क्या करना है, ड्रग हिस्ट्री को रूल आउट कंप्लीट करना है इस पेशेंट के अंदर। चौथा मैंने क्या काम करना है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म को रूल आउट करना है। ठीक है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म को रूल आउट करना है। सिटी स्कैन कराऊंगा इसके अंदर, मैं क्या किसका, एब्डोमेन का करवाऊंगा। इसके अंदर ये देखूंगा कि इसके अंदर एड्रिनल एडिनोमा तो नहीं है इस पेशेंट के अंदर। अब एड्रिनल एडिनोमा होगा तो भाई ज्यादा से ज्यादा मिनरलोकोर्टिकोइड एक्टिवेट होगा, वही हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म को कंप्लीट रूल आउट करूंगा। ठीक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन बता रहा हूँ, परेशान नहीं होना यहाँ पे। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन बता रहा हूँ उसको रूल आउट करने के लिए। हाँ जी, ये बातें सारी समझ में आ गई। ओके जी, ओके जी, अगर सारी बातें समझ में आ गई। उसने आपकी बुक पे लिखा हुआ हाइपरनेट्रीमिया को 6D से यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई डायरेसिस यूज कर रहा है उसकी वजह से भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट के अंदर भी आपको पता है कि आपका जो ये आयंस है ये रिटेन करते होते हैं। डायबिटीज इंसिपिडिस मैंने बता दिया, इट्रोजेनिक कॉजेज की वजह से भी हो सकता है, और डायरिया और किडनी और सिकल सेल डिजीज की वजह से भी। वही किडनी में क्या आ सकता है, आपने बताना है, इसके अंदर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म वगैरह आ गया तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर हाइपरनेट्रीमिया हो क्या, मैंने इसको ट्रीट कैसे करना है, इसका ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। ठीक है, अगर तो उस पेशेंट के अंदर क्या हुआ है, अब एक मिनट में जरा इसको नीट कर लूं। 8 मिनट रह गए दूसरी क्लास शुरू होने में ना आपकी, बस बस 5 मिनट और दे दें यार। इसको क्या हो गया। अच्छा, मैंने अब देखिए इसके अंदर ट्रीटमेंट कैसे करना है, मुझे ये बताया, मैंने आपको ये बताया था इस पेशेंट के अंदर सारे एक्टिव रहे, मैंने इधर से आपसे पूछना है, आप सारे इससे इधर से क्वेश्चन पूछने हैं। ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया था कि अगर उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, हाइपोवोलीमिया की वजह से हो रहा है क्या, हाइपरनेट्रीमिया, तो क्या मैं इस पेशेंट के अंदर फ्लूइड दे सकता हूँ, शाबाश बताते जाएं। क्या मैं इस पेशेंट के अंदर फ्लूइड दूंगा, एक्टिव रीजेगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर फ्लूइड दूंगा। अब फ्लूइड की भी दो कैटेगरीज हो सकती हैं हाइपोवोलीमिया वाले केस के अंदर। एक तो पेशेंट वाइटली स्टेबल है कि नहीं, वाइटली स्टेबल पेशेंट स्टेबल है कि नहीं। दूसरा कि पेशेंट वाइटली अनस्टेबल है। ठीक है, अब अनस्टेबल क्या होगा, पेशेंट क्या क्या होगा कि पेशेंट अनकॉन्शियस होगा और एक में कॉन्शियस होगा। अगर तो वाइटली स्टेबल पेशेंट है तो सिंपल ये एमसीक्यूज आता होता है, मैंने उसके अंदर 5% डेक्सट्रोज वाटर देना होता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज आपका प्लेब में भी आया, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर तो वो आपका अनस्टेबल है तो आपने बताना है कि मैंने इसके अंदर आइसोटोनिक सोडियम क्लोराइड यूज करना है, कितने परसेंट, इस तरह ही आया हुआ है, 0.9% सोडियम क्लोराइड मैंने यूज करना है। अगर पेशेंट क्या है कि वाइटली अनस्टेबल है हाइपोवोलीमिया के केस के अंदर। अगर तो फॉर एग्जांपल उसके अंदर क्या है, यूवोलीमिया है। यूवोलीमिया क्या, मैंने यूवोलीमिया में कॉज मैंने आपको बताई थी कि एडीएच की डेफिशिएंसी हो रही थी ना, उसके अंदर एडीएच नहीं था। तो मैंने इसके अंदर क्या देना है, आपने बताना है कि इसके अंदर मैंने 0.45% सोडियम क्लोराइड इसके अंदर देना होता है। साथ मैंने इसके अंदर क्या देना होता है, आपने बताना है 5% डेक्सट्रोज वाटर देना होता है। ठीक है, वो स्टेबल अनस्टेबल से एमसीक्यूज आता होता है, वो आपने याद रखना है। क्या मैंने बताया, रिपीट कर दूं, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा, अगर तो कॉज उसकी हाइपोवोलीमी है, क्या है कि उसके अंदर वॉल्यूम कम है, ठीक है, फ्लूइड कम है। अगर तो वो वाइटली स्टेबल पेशेंट है तो मैं 5% डेक्सट्रोज वाटर दूंगा। अगर तो वो वाइटली अनस्टेबल पेशेंट है तो इसके अंदर मैं 0.9% सोडियम क्लोराइड दूंगा। ठीक है, दूसरी मैंने जब आपको कॉज बताई थी एडीएच, अगर एडीएच की डेफिशिएंसी है, सेंट्रल डायबिटीज इंस्पिरेटस है या नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पिरेटस है, तो इस केस में मैंने पता क्या करना है, या मैं उसके अंदर 5% डेक्सट्रोज वाटर दूंगा, या इस पेशेंट के अंदर मैं 0.45% सोडियम क्लोराइड दूंगा इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, ये ट्रीटमेंट प्लान होगा इस पेशेंट के अंदर। समझ आई कि नहीं आई, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, शाबाश बताते जाएं। ओके जी, अगर ये वाली बात समझ में आई, एमसीक्यूज ऐसे ही आता होता है एग्जाम में। ठीक है, अगर तो हाइपर वोलीमिया की वजह से, मतलब वॉल्यूम ज्यादा, उसकी वजह से आपके आयंस भी ज्यादा से ज्यादा बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो इस केस में मैं क्या दूंगा इसके अंदर, अगेन आपने बताना है 5% डेक्सट्रोज वाटर ही मैं इसके अंदर दूंगा। सारी बातें भूल जानी, डेक्सट्रोज वाटर वाली बात आपने बस नहीं बोलनी। ऐसे इसका ट्रीटमेंट प्लान पूछते होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। वो बाकी सबको भी आ गई है, ओके जी, अगर बाकियों को नहीं आई तो पूछ लो, वरना आखिरी ये टॉपिक कंप्लीट करें, हाइपोनेट्रीमिया।
ठीक है, 5 मिनट अगर लेट भी हो जाओगे, कौन सा फौरन 8 बजे, भाई बेसिक की भी क्लास आपने लेनी है हैं? मुझे भी अभी पता चल रहा है, किसने कहा है? नहीं करो। नहीं पूछ रही है कि, अच्छा पूछ रही है, नहीं भाई बेसिक की क्लास ही मैंने आज लेनी है, अभी भाई लेंगे। अच्छा, इधर आज हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया में आपने याद रखना है, फिर बेसिक। बस 5 मिनट रुको तो यार, मुझे बस 5 मिनट दे दें, बस बस बस। इसको मैं कंप्लीट कर लूं, मैंने सोचा था आज ही कंप्लीट कर लूं, 2 टॉपिक रह गए इसके बाद, एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाला और एक कैंसर वाला। ठीक है, आप तो डर गए। और क्या यार, मेरे को इतनी कैपेसिटी नहीं है अब मैं वो भी क्लास लूं। अच्छा, इधर आज हाइपोनेट्रीमा में क्या होता है? हाइपोनेट्रीमा में याद रखना है कि आपकी 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर सोडियम का लेवल कम हो जाए ना, हम इस पेशेंट को इंडिकेट करते हैं कि इसके अंदर अब क्या हो गया है, हाइपोवोलीमिया हो गया है। ठीक है। अब आप, हाइपोवोलीमिया क्यों हो सकता है यार? कॉमन सी बात है, फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट के अंदर एडिशन डिजीज है, शाबाश मुझे बताएं, जब उसके अंदर एडिशन डिजीज है तो क्या उसके अंदर सोडियम बॉडी में अब्जॉर्ब हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या इसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है? बताएं बताएं, शाबाश, क्या इसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है? बताएं, इसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। दूसरी बात, अगर कोई एक्सेसिवली यूज कर रहा है डायूरेटिक्स को, अब आपने कहना है कि आपने ऊपर भी बताया डायूरेटिक्स, तो यहाँ पे भी बताया, लेकिन जब भी एक्सेसिवली वो यूज करेगा ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, अब आयंस भी ज्यादा से ज्यादा यूरिन में जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब वो ज्यादा से ज्यादा डायूरेटिक्स यूज करेगा, तो इसकी वजह से बच्चों क्या हो जाएगा, इस पेशेंट के अंदर अगेन हाइपोनेट्रीमिया आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़े से फर्स्ट टॉपिक है लेकिन कुछ नहीं होता, अब इसको करना तो है। इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया इस पेशेंट के अंदर हो सकता है। अब मुझे ये बताएं, क्या रेनल फेलियर वाले पेशेंट के अंदर हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है? रेनल फेलियर वाले पेशेंट के अंदर, यार इसके अंदर भी तो हो सकता है। जब आपके मिनरलोकोर्टिकोइड रिसेप्टर रिएक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, सोडियम ज्यादा से ज्यादा यूरिन में जाएगा, अगेन उसके अंदर क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया नहीं हो जाएगा। तो इस वजह से भी क्या हो सकता है, इस पेशेंट के अंदर हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। अब किसी पेशेंट के अंदर एक्सेसिवली डायरिया है, वॉमिटिंग है एक्सेसिवली, ठीक है, फूड पॉइजनिंग वाला पेशेंट आया, उसके अंदर भी क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, सोडियम का लेवल बॉडी में डिक्रीज कर देगा। जब सोडियम का लेवल डिक्रीज कर देगा, अगेन बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, लेस देन 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगा इस पेशेंट के अंदर। तीसरी बात, अब मुझे ये खुद बताएं कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया है, उसके अंदर क्या है, SIADH है। SIADH का बड़ा एक पेट फीचर आपने पढ़ा था, याद है कि कोई नहीं याद, कि भूल गया है? जल्दी जल्दी बताते जाए, मेरे पास सिर्फ 2 से 4 मिनट है। बताएं बताएं। यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया, वेरी गुड अफसर, यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। जब आपको पता है कि यार आपकी बॉडी में वाटर इतना ज्यादा हो रहा है, ADH इतना ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो यार अब आयंस यूरिन में ही जाएंगे ना। तो जब आयंस जाएंगे यूरिन में, सोडियम जाएगा, तो हाइपोनेट्रीमिया नहीं हो जाएगा इस पेशेंट के अंदर, इस पेशेंट के अंदर हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ SIADH वाले पेशेंट के अंदर भी हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। शाबाश, बताते जाएं। ओके जी, ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट कॉजेज है। बर्न वाले पेशेंट के अंदर भी हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट के अंदर भी हो सकता है, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर भी हो सकता है। ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट कॉजेज जो आपने याद रखनी, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट है, एक ऐसे ऐसे ही ADH वाली याद रखनी है। दूसरा आपने बताना डाइट के अंदर ही अगर वो काम ले रहा है उसकी वजह से भी हो सकता है, एडिशन डिजीज की वजह से भी हो सकता है, और रेनल फेलियर की वजह से भी हो सकता है। ये इसकी 4 से 5 इंपॉर्टेंट मेन कॉजेज हैं, ठीक है, जो आपने नहीं भूलनी। अब हमने इस पेशेंट को ट्रीट कर, डायग्नोज कैसे करना है, डायग्नोज कैसे करना है, हमने इस पेशेंट के अंदर पता क्या करना है, हमने इस पेशेंट के अंदर सबसे पहले लेवल देखना है किसका, सोडियम का, इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे, सोडियम डिक्रीज होगा। दूसरा, CKD को रूल आउट करना है। तीसरा काम आपने क्या करना है, एडिशन डिजीज को रूल आउट करना है। चौथा काम आपने क्या करना है, SIADH को रूल आउट करना है। ठीक है, ट्रीट द अंडरलाइन कॉज। चौथा आपने क्या काम करना है, आपने यार हिस्ट्री लेनी है उससे कि वो डाइट ही वो कम तो नहीं ले रही जिसके अंदर सॉल्ट कम है। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया जिसके अंदर सोडियम ही कम है, जिस डाइट के अंदर आपने वो कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है कि जिसके अंदर क्या है, आपका सॉल्ट ही कम है डाइट के अंदर, आपने वो वाली इस पेशेंट के अंदर क्या लेनी है, कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है इस पेशेंट से, इस पेशेंट के। ठीक है, ये सारी आपने कॉजेज को रूल आउट करना है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट के अंदर हाइपोनेट्रीमिया हो गया है, ठीक है, मैंने इस पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है, इसके अंदर क्या ट्रीटमेंट प्लान दूंगा, इसके भी सारे क्लिनिकल फीचर वही होंगे, हाइपोरिफ्लेक्सिया होगा, सीजर होगा जो मैंने आपको बता दिया, कंफ्यूजन होगी, और क्या होगा, लिथार्जी वगैरह इस पेशेंट के अंदर होगी। अब आपको पता है सोडियम कम है तो रिफ्लेक्स भी कम होगा, हाइपररिफ्लेक्सिया होगा, एक्शन पोटेंशियल से तरह जनरेट नहीं होगा। सीजर कैसे होगा, वो थ्रेशोल्ड तक जा ही नहीं सकेगा, बार बार आएगा, कोशिश करेगा थ्रेशोल्ड तक जाने की लेकिन नहीं जा सकेगा, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर सीजर हो जाएंगे। ठीक है,
ये सारे क्लिनिकल फीचर देखेंगे। अब इस पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है? यार कॉमन सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल उसके अंदर क्या है, हाइपोनेट्रीमिया ना, किसकी वजह से हो रहा है? SIADS की वजह से हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसके एंटागोनिस्ट ड्रग दूंगा, कोनिमेप्टोन टोलवेप्टोन ड्रग दे सकता हूँ जो SIADS के लेवल, बॉडी में ADH का लेवल कम करती हैं, मैं वो वाला ड्रग दूंगा। इन शॉर्ट वॉल्यूम को बॉडी में कम करूंगा। जब वॉल्यूम को बॉडी में कम करूंगा तो यार आइंस तो खुद ही रिटेन हो जाएंगे ना, सोडियम तो खुद ही ठीक हो जाएगा, तो मैं SIADH को ट्रीट करूंगा। अगर तो CKD का पेशेंट है तो भाई मैं उसको डायलिसिस पे शिफ्ट करूंगा, ठीक है। अगर तो मेरे पास एडिशन डिजीज का पेशेंट है, मैं उसके अंदर क्या करूंगा, मैं उसको बायर से स्टीरॉइड दूंगा, मिनरलोकोर्टिकोइड दूंगा उसके अंदर, ठीक है, ताकि वो सोडियम को बॉडी में क्या कर सके, रिटेन कर सके। अगर तो फॉर एग्जाम्पल फॉर, अच्छा इसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट इसमें MCQs आता है कि देखें, सेरिबल एडिमा कॉम्प्लिकेशन किसकी है? आपने बताना है हाइपोनेट्रीमिया की। अब देखें कैसे, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये सेल पड़ा है, इसके अंदर ये ऐसे वाटर पड़ा हुआ है, आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पे आपका क्या होता है, सोडियम होता है। सोडियम ज्यादा से ज्यादा लॉस कर रहा है, सोडियम ज्यादा से ज्यादा लॉस कर रहा है, स्वेटिंग की वजह से पानी निकलेगा सेल के अंदर से, वो भी ज्यादा से ज्यादा लॉस करेगा, ठीक है। जब वो ज्यादा से ज्यादा लॉस करेगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे सेल के अंदर वाटर कम हो जाएगा, सेल के अंदर सोडियम कम हो जाएगा, एक्सेसिवली इसकी बॉडी से निकल रहा है, हाइपोनेट्रीमिया करवा रहा है। अगर आपने बाहर से किसी को सोडियम दिया तो आपने स्लोली इन्फ्यूज करना है, ठीक है, एकदम से सोडियम नहीं दे देना, स्लो स्लो आपने सोडियम देना। क्यों? क्योंकि एकदम से जब सोडियम सेल के अंदर जाएगा या ब्लड ब्लड से सेल के अंदर जाएगा तो ये क्या करवा देगा, एडीमा करवा देगा, साथ अपने वाटर को भी खींच के ले देगा। इसीलिए क्या स्पेसिफिकली करवा सकता है जी, ये करवा देगा, सेरिबल एडीमा करवा सकता है, जिसको ये भी बोलते होते हैं, कोंडाइल सिंड्रोम भी बोलते होते हैं। इसीलिए क्या बताना है आपने, हमने स्लोली इन्फ्यूज करना होता है इस पेशेंट के अंदर, स्लोली इन्फ्यूज करना, किसको, सोडियम को। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? क्यों? क्योंकि अगर आपने स्पीड से कर दिया तो एकदम आपका जो जितने भी आयंस और ये वाटर है सेल के अंदर जाएंगे, सेल स्वेल कर जाएगा, सेरिबल एडीमा करवा सकता होता है। इसलिए स्लोली सोडियम देना है इसके अंदर। बात समझ में आई कि नहीं आई? शाबाश, बताएं। और बाकी सबको भी आ गई? सिर्फ शिराज को ही आई है मेरे ख्याल में, बाकी सब मैसेज अब रिसीव। ओके जी गुरु, ओके जी, ये बात आपने याद रखनी है, सेरिबल एडिमा इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ, अगर आप उसको एट्रोजेनिक कॉम्प्लिकेशन अगर ट्रीटमेंट में आप उसको दे रहे हो, इसको सेंट्रल पोंटाइन सिंड्रोम भी बोलते होते हैं और ये बोलते होते हैं, ये भी सेरिबल एडिमा भी बोलते होते हैं, ठीक है। स्लोली आपने इन्फ्यूज करना होता है इस पेशेंट के अंदर। समझ आ गई? कंप्लीट टॉपिक की समझ आ गई? आपकी जो स्टेप 2 वाली बुक है उधर थोड़ा सा ना इसको कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा हुआ है, लेकिन आपने जो मैंने आपको बताया ना, ये मोर देन इनफ है। और ये इजी करके बताया, कॉज के साथ साथ ट्रीटमेंट बताया है, ताकि अच्छी समझ आ जाए आप लोगों को, ठीक है। एक और टॉपिक कर लें, सिर्फ 5 मिनट देते हो? सिर्फ 5 मिनट देते हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाला टॉपिक कर लें। अच्छा चलो, वो 2 टॉपिक रह गए फिर कल से, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, टेस्टिकुलर कैंसर है, और ये एसिड बेस्ड डिसऑर्डर है। बस ओके जी, मुझे पता, अब मुझे गालियां पढ़नी है, छुट्टी कह रहे हैं। ओके जी, ओके। ओके ओके ओके। आप दूसरी क्लास में। ओके जी, फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।